जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक बिज़नेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है तो उसको किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है, वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। और उसमें हम बात कर रहे थे जर्नल एंट्रीज़ पे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस तरह से बिज़नेस ने जो एक जर्नल एंट्री पास करने का डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू मटेरियल कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। प्रोडक्शन पे जितना मटेरियल यूज़ किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, अभी हम लेक्चर में देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट के अलावा जो सेकंड टाइप ऑफ एंट्री करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली कि एक बिजनेस अपने प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है ऑन वेजेस, वर्क, जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का डायरेक्ट हिस्सा होते हैं, उनको जो वेजेस वगैरह पे की जाती हैं, जिसको हम पे रोल भी कहते हैं। तो इसके लिए टर्म इस्तेमाल होगा या वेजेस का या पे रोल का। ठीक है, तो ये कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है जब हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहे होते हैं। ठीक होती है बात। अब यहाँ पे जो हमने बेसिकली हमारे पास लेबर कॉस्ट दो तरह की होगी। एक होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और दूसरा इसमें हो सकता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। बात फिर वही आती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी वो कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। Indirect labor cost, that labor cost which is not related with production, it cannot be traced back to unit of production. मतलब वेजेस वगैरह डायरेक्ट लेबर में आएगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज किसी सुपरवाइजर की सैलरी का जिक्र किया हुआ है डेटा में, क्वेश्चन में, बिजनेस की, तो वो इनडायरेक्ट लेबर होगा। सुपरवाइजर भी प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक होती है बात। तो हमने लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हुए हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का डेटा भी हो सकता है और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का भी डेटा हो सकता है। इन दोनों को हमने क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है टू रिकॉर्ड करना होता है किसमें, हमने इनको इनके जर्नल एंट्रीज पास करके, एंड वी नीड टू रिकॉर्ड दिस डेटा। ठीक होती है बात। अब हमने डायरेक्ट लेबर की एंट्री कैसे पास करनी है। अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात तो होगी एक क्या, कॉस्ट है ना, वेजेस है या पे रोल है। आप बुक में देखोगे तो आपके पास ये पे रोल के नाम से कॉस्ट और एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है। पे रोल एक्सपेंस एक तो बनेगा जब बिजनेस वेजेस पे करता है तो बिजनेस पे खर्चा आता है ना, बिजनेस का एक्सपेंस बनता है ना, तो एक तो पे रोल एक्सपेंस ज़्यादा होगा, एक्सपेंस ज़्यादा होता है, इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इस पे रोल एक्सपेंस को या तो बिजनेस डायरेक्टली उसी टाइम पे पे कर रहा होगा और या बाद में पे करेगा। ठीक है, बिजनेस ने प्रोडक्शन करवाई, लेबर्स ने सैलरीज अर्न कर ली, वेजेस अर्न कर ली, तो बिजनेस पे एक तो कॉस्ट बन गई पेरोल एक्सपेंस। ठीक है, कहीं पे इसको वेजेस एक्सपेंस भी कह सकते हैं, लेकिन वही बात आती है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यूज करते हैं। जो एक अकाउंट नेम रिजर्व किया होता है वही हमने यूज करना होता है, क्योंकि बुक में पेरोल है तो हम भी इसलिए यहाँ पे पेरोल ही कह रहे हैं। इसको आप वेजेस भी कह सकते हो। ठीक है, एक्सपेंस ज्यादा हुआ। अब इस एक्सपेंस की या तो डायरेक्टली कैश की पेमेंट होगी, अगर कैश की पेमेंट है तो कैश एसेट है, पेमेंट की वजह से डिक्रीज हो जाएगा, करेंगे इसको क्या, क्रेडिट। और अगर आप उस टाइम पे पेरोल पे नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, बाद में पे करना होगा। तो जो बाद में पेमेंट करनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, या तो हो जाएगा ये अक्रूड पेरोल। बाद में जो पेमेंट करनी है दैट इज अ लाइबिलिटी विच इज इंक्रीज एंड इट विल बी क्रेडिट। अब इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं अक्रूड पेरोल, या इसके लिए हम टर्म ये भी यूज कर सकते हैं पेरोल पेएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक होती बात, वेजेस पेएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुक में आपके पास देखोगे तो अकाउंट नेम यूज हुआ है अक्रूड पेरोल। ये उस केस में है जब बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज से, वर्कर्स से काम ले लिया है और उन वर्कर्स की जो एक्सपेंस, जो पेरोल की पेमेंट है, वेजेस की पेमेंट है, वो एक्सपेंस बन चुका है। लेकिन इस एक्सपेंस की अगर पेमेंट नहीं की हुई तो हमारे पास लाइबिलिटी बनेगी। और अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि जी ये पेरोल वेजेस पे कर दिए तो फिर कैश डिक्रीज हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री इन दोनों केसेस में कैसे होगी, पेरोल
एक्सपेंस, साथ एक्सपेंस लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। लेट सपोज बिजनेस का एक्सपेंस बना था 5000 का, ठीक है, तो 5000 से ये पेरोल एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश की पेमेंट है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय 5000। अगर उस टाइम पे वेजेस पे नहीं की हैं, सिर्फ बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है कि हमने इतना एक्सपेंस अक्रू कर लिया है, ये वेजेस बाद में पे करेंगे, फिर हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी पेरोल एक्सपेंस डेबिट बाय 5000 एंड accrued payroll या payroll payable credited by 5000। ठीक होती है बात। ये हमने जर्नल एंट्री करनी है टू रिकॉर्ड व्हाट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, दोनों केसेस में हम यही करेंगे। ये बात समझ में आती है, क्लियर होता है? अच्छा जी, अगर आपके पास अक्रूड पेरोल का केस था और अक्रूड पेरोल के साथ में पहले हमने रिकॉर्ड कर लिया कि जी इतना एक्सपेंस बन चुका है, फिर उसके बाद जब एक्सपेंस की पेमेंट हो जाएगी तो फिर सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी यहाँ पे इस सिचुएशन में, पहले आपने रिकॉर्ड किया कि एक्सपेंस बना, लाइबिलिटी क्रिएट हुई, फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन आएगी कि नाउ यू आर पेइंग दिस पेरोल, तो कैश अक्रूड पेरोल ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगा बाय 5000 एंड कैश की पेमेंट आ जाएगी तो कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय 5000। पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड की, फिर एट सम लेटर डेट ये लाइबिलिटी जब पे की है हमने तो हमने क्या करना है, अक्रूड पेरोल को डेबिट कर देना है क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है, और कैश की पेमेंट क्योंकि डिक्रीज इन द एसेट है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्लियर होता है? अच्छा जी, अब ये जितना भी पेरोल एक्सपेंस बना है, जो पेरोल एक्सपेंस है, नाउ दिस हैज़ टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? जाहिर बात है लेबर कॉस्ट मटेरियल पे लगी, मटेरियल कन्वर्ट हुआ किसमें, वर्क इन प्रोसेस में, तो बेसिकली मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट मिलके आपके वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड्स की वैल्यू बना रहे हैं। याद है ना लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। तो इसका मतलब है कि हमने अब इस पेरोल एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ पे, वर्क इन प्रोसेस पे। अब ये जो पेरोल एक्सपेंस है ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो जाती है कहाँ पे, वर्क इन प्रोसेस में, और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है ना, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। इसके लिए बुक में देखोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड का भी नाम यूज़ किया हुआ है, इट सिंपली मीन्स प्रोडक्शन फैक्ट्री का हम ओवरहेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो पेरोल है 5000 का, लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये 5000 का 5000 जितना एक्सपेंस था ये डायरेक्ट लेबर था, तो इसका मतलब है हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट बाय 5000 एंड पेरोल expense credited by 5000। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक होती है बात। और अगर आपको पता चले कि जो पेरोल है जितना लेबर एक्सपेंस बना इसमें से कुछ हिस्सा डायरेक्ट था कुछ इनडायरेक्ट था, लेट सपोज आउट ऑफ दिस 5000 पेरोल 4000 was डायरेक्ट लेबर एंड 1000 was इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो फिर ये एंट्री क्या बन जाएगी, फिर यही वाली एंट्री को हम करेंगे कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कि वर्क इन प्रोसेस में जाएगा 4000, मतलब वर्क इन प्रोसेस इंक्रीज हुआ, वर्क इन प्रोसेस क्या है, एसेट है बेसिकली बिजनेस का ना, ज़्यादा हुआ बाय सिर्फ 4000, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हुआ बाय 1000 और पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट हुआ बाय 5000। हमने सिंपली क्या किया कि जो पेरोल एक्सपेंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था हमने उसकी वैल्यू को ट्रांसफ़र कर दिया, जितना उस एक्सपेंस का हिस्सा लगा था आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री को बनाने में, फिनिश गुड्स को बनाने में, वर्क इन प्रोसेस को बनाने में, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया वर्क इन प्रोसेस को, और जितना खर्चा इनडायरेक्ट लेबर था वो चला गया फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट्स में। यहाँ तक बात समझ में आती है?
अच्छा जी, अब बात टाइम ऐसा हो सकता है, ये तो एक जर्नल एंट्री थी इन नॉर्मल केस जहाँ पे हम डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड कर रहे थे अपने पास, ठीक है। इन सर्टन केसेस हमारे पास सिचुएशन आ सकती है, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो जितना बिजनेस का पेरोल एक्सपेंस बना होता है वो सारा का सारा बिजनेस ने पे नहीं करना होता। मतलब एक कंपनी है, उसका एक मंथ का पेरोल एक्सपेंस बना जी 5000 का, मतलब जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस रिकॉर्ड करनी चाहिए की गई वो थी 5000। बिजनेस के वर्कर्स ने कुछ घंटे काम किए होंगे, उस घंटे के लिहाज से उनका वेज रेट सेट हुआ होगा, वेज रेट मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स हुआ होगा। आपके पास आ गया एक 5000 पेरोल की वैल्यू के बिजनेस ने अपने वर्कर्स को 5000 रुपये पे करने, तो ये बेसिकली पेरोल एक्सपेंस है जो कि बन चुका है फॉर बिजनेस। लेकिन इन सर्टन सिचुएशंस बिजनेस के लिए मस्ट नहीं होता ये पूरा एक्सपेंस पूरी 5000 पे करे। देयर आर सर्टन डिडक्शंस टू वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। जिस तरह से होता है कि जी एक वर्कर एक जगह पे काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कटता है, तो जब एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, उसके पैसे मिलते हैं, तो उसमें से जो टैक्स होता है वो माइनस कर दिया गया होता है। बिजनेस जो होता है वो इस किस्म के टैक्सेस वगैरह को, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है गवर्नमेंट की तरफ से लगता है, एक फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस होते हैं, लाइक बास्ट टाइम कुछ कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं और उस इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है वो एम्प्लॉयज़ की वेजेस से, सैलरी से कट रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस तो बना 5000 का, लेकिन बिजनेस ने ये 5000 पे नहीं करना। जो आपके पास अक्रूड पे रोल है जो कि शो करता है पेबल कि कितनी सैलरी पे करनी है, वो 5000 नहीं होगी, वो क्या होगा 5000 में से तमाम डिडक्शंस माइनस कर देनी चाहिए, तमाम डिडक्शंस को निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अब ये जितनी भी डिडक्शंस हैं ये बिजनेस रिकॉर्ड करेगा एज सम कटिंग्स, एज सम विड्रॉल्स फ्रॉम द एक्सपेंस, जो एक्सपेंस को डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एंट्री पास किस तरह करेंगे, बेसिक रूल वही है कि पे रोल एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो डेबिट होगा बाय 5000। अब लेट्स सपोज बिजनेस की पॉलिसी है कि बिजनेस जो है वो इनकम टैक्स काटती है, कितना टैक्स है जी, लेट्स सपोज 5%, और फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स है जी लेट्स सपोज 2%, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बिजनेस का जितना पे रोल एक्सपेंस बना इसका 5% डिडक्ट होना चाहिए जब ये वेजेस पे हों, ठीक है। इस 5000 का 2% डिडक्ट होना चाहिए जब ये पे रोल पे होगा, पेमेंट इतने अमाउंट से डिक्रीज हो के पेमेंट्स की जाएंगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना चाहिए क्या, पे रोल तो बना 5000 का, लेकिन साथ में हमने कुछ और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ये बिजनेस ये टैक्स पे करेगा आगे ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, ये टैक्स बिजनेस पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो बिजनेस ने ये पेमेंट्स करनी है, तो ये भी बिजनेस के लिए क्या है, पेबल्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। तो पेरोल एक्सपेंस बना 5000 का, जिसमें से कुछ टैक्स था, ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ टैक्स पेबल। अमाउंट कितना आएगा 5% ऑफ 5000, तो टैक्स की अमाउंट हो जाएगी 5000 इंटू 0.05। कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाला जो फेडरल इंश्योरेंस टैक्स है ये हो जाएगा जी 2%, तो 5000 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जितना अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, फिर फीका टैक्स पेबल, ये भी लाइबिलिटी है, वो भी क्रेडिट हो जाएगी, और बाद में अक्रूड पेरोल, ये अक्रूड पेरोल कितना आ जाएगा 5000 माइनस टैक्स पेबल माइनस फीका टैक्स पेबल, ठीक है। वैल्यू माइनस करके आपके पास यहाँ पे लिख दी जाएगी। ये बात समझ में आती है, क्योंकि अब बिजनेस ने जितना एक्सपेंस बना है सारा का सारा पे नहीं करना एकदम,
कुछ अमाउंट पे करेगा एज एक्रूड पेरोल, एम्प्लॉयज़ को पे कर देगा, बाकी पेमेंट होगी कुछ टैक्स की और बाकी पेमेंट होगी किसी और किस्म के टैक्स की। इसके अलावा बिजनेस पे और भी डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लग सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में बुक में आप देखोगे तो इन 2 टैक्सेस का जिक्र किया हुआ है जो कि डिडक्ट करनी पड़ती हैं हमको एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में से, पेरोल में से। ये बात समझ में आती है? क्लियर होता है यहाँ तक को मसला? मतलब अब जब इसके बाद इस किस्म की ट्रांजैक्शन के बाद आएगा कि बिजनेस ने ये पेरोल पे कर दी है, तो फिर हम जो कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी वो होगी अक्रूड पेरोल डेबिट बाय जितना पेमेंट किया ये वाली अमाउंट, और कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये था, हमने रिकॉर्ड किया कि इतना एक्सपेंस बन गया, यहाँ पे उस पेरोल की पेमेंट हो गई है। जब कैश की पेमेंट की तो ये ट्रांजैक्शन पास करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर होता है? अब बिजनेस ने कुछ और बिजनेस ने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास कि जी हमने कितना पेरोल पे करना था, कितनी वेजेस पे करनी थी, जब वो वेजेस पे करते हैं उसकी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। लेकिन बिजनेस को जो इसी लेबर से रिलेटेड हमने कहा था ना कि उसने टैक्सेस पे करने हैं, तो वो भी तो बिजनेस खुद ही पे करेगा ना। अब ये जो पेमेंट्स बिजनेस की तरफ से हो रही हैं ये बेसिकली बिजनेस के लिए क्या है, ओवरहेड्स हैं। जो यहाँ पे ये जो अक्रूड पेएबल था ये तो आपकी लेबर कॉस्ट थी ना जो कि प्रोडक्शन पे लग रही थी, ये आपकी प्रोडक्शन पे लग रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्सेस वगैरह हैं, ये टैक्सेस क्या हैं, ये टैक्सेस वो पेमेंट्स हैं जो बिजनेस की डायरेक्टली प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिजनेस की पॉलिसीज़ की वजह से ये पेमेंट्स बिजनेस ने करनी है। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए ओवरहेड्स हैं। तो इस तरह जितना भी टैक्स वगैरह बिजनेस ने पे करना होता है ऑन ड्यू टू लेबर, जितने भी टैक्सेस पे करने होते हैं ड्यू टू लेबर्स, एक तो जिस तरह ये फीका टैक्स की बात की गई है, इनकम टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करना है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस बिजनेसेस पे लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तमाम टैक्सेस की जो पेमेंट है ये लेबर कॉस्ट की वजह से आ रही होती है, तो इनको भी बिजनेस ने कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है। मगर ये वाले जितने टैक्सेस की पेमेंट्स हैं, जितने टैक्सेस हैं, ये बेसिकली क्या है, ओवरहेड्स। तो इनको हमने रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करना होता है किधर, फैक्ट्री ओवरहेड में। मतलब थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन होगी ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय द टोटल अमाउंट, ठीक है। और हम क्रेडिट करेंगे जितने हमने पेएबल लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। मतलब जिस तरह था हमारे पास फीका टैक्स पेएबल, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस होते हैं, ये पेएबल्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, बट दीज लाइबिलिटीज़ आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हमने इन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है, इन पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करना होता है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, जो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंस को शो करता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर होता है?